जिए संसार, जिए समृद्ध। अति उत्तम ढंग से ध्यान आयोजन हेतु हम स्काई प्राध्यापिका श्रीमती धनलक्ष्मी जी को आभार व्यक्त करते हैं। आगे आज का कार्यक्रम इस प्रकार है। आज हमारे बीच हमारे प्रिय प्राध्यापक श्रीमान नरेश बाबू जी पधारे हुए हैं। उनका शीर्षक आज विचार जीवन का शिल्पी, यानी विचार जीवन का निर्माण, जीवन के निर्माण में किस प्रकार अंग रखता है, अपनी सहभागिता देता है, कैसे सहयोग बनता है, इन बिंदुओं पर अपने ढंग से प्रकाश करने हेतु, प्रकाश डालने हेतु हमारे बीच आए हुए हैं। आइए श्रीमान नरेश जी के पास, नरेश जी के बारे में कुछ बताइए। श्रीमान नरेश बाबू जी ने सन 1997 में विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा चलाए जाने वाले अरुणोदय पाठ्यक्रम पूरा किया उन्होंने। तदनंतर हमारे पूज्य महर्षि जी के सिद्धांतों में विशेष रूप से आकृष्ट होकर स्काई योगा सेवाओं में विगत 10 वर्षों से अधिक अपने बहुमूल्य समय देते आ रहे हैं और इस कला को, मनोसमृद्धि कला को अपने इर्द गिर्द चारों ओर प्रचार करते हुए और सिंगापुर और नई दिल्ली में मनोसमृद्धि के अलावा कक्षाओं का भी सफल आयोजन करते रहते हैं। ये अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों भाषाओं में करते आ रहे हैं और विगत 2 वर्षों से साप्ताहिक क्विज का भी सफल आयोजन करते आ रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुवर वेदात्री महर्षि द्वारा तमिल में रचित वाल्के मलर्गल नामक ग्रंथ को इन्होंने नालुम और नचिंदने ऐसा तमिल में बोलते हैं, उस ग्रंथ को डेली नोबल थॉट के रूप में अनुवाद करने का सराहनीय कार्य भी इन्होंने किया है। वर्तमान में नई दिल्ली के एनसीआर स्काई ट्रस्ट के सचिव के रूप में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान देते आ रहे हैं। संप्रति के रूप में नई दिल्ली स्थित जापानी बैंक के भारतीय कोषागत गतिविधियों का सुव्यवस्थित ढंग से अध्यक्षता करते आ रहे हैं। हम श्री नरेश बाबू जी को एक बार स्वागत करते हैं। श्रीमान नरेश बाबू आए, इस मंच को अपने विचारों से सजाएं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। श्रीमान नरेश बाबू, जिए समृद्ध। सर आवाज आ रहा है? जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। आज हम बहुत ही एक सूक्ष्म विषय के बारे में विचार करने जा रहे हैं। वो है विचार जीवन का शिल्पी। कितना बड़ा तत्व है ना? जैसे हम लोग बहुत लोग एक अच्छा कहानी है जो मैं सबको एक बार आपको बता के, आपने कई सारे लोग इसको सुना भी होगा, फिर भी एक बार सबको याद कराते हैं। एक बहुत बड़ा शिल्पी था, उसको राजा ने एक सुंदर शिल्प बनाने के लिए नियुक्त किया था। उसने भगवान की मूर्ति थी, उसने बहुत अच्छा बना दिया था। जब राजा उस शिल्पी के पास जाके पूछा, अरे तुमने क्या किया, इतने कमाल के रूप में ये शिल्प आया है, तुमने क्या ऐसा रहस्य है तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है जो तुम इस शिल्प को बनाया? उसने बोला, नहीं नहीं, ये तो वही पहाड़ी पत्थर था जिसमें जो चीजें नहीं चाहिए उन चीजों को मैंने इधर से हटा दिया, तो इसलिए आपको ये सुंदर शिल्प दिख रहा है। ये सिर्फ एक वक्तव्य नहीं, एक बहुत बड़ी सूक्ष्म मंत्र है। हम भी हमारे अंदर के जो अनचाहित चीजों को अपने अंदर से हटा देंगे तो हम भी सुंदर लगेंगे, हमारी भी सफलता
हमारे बाएं हाथ का खेल के जैसा ही होगा। मतलब हमें सफलता पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा आदत बन जाएगा कि हम जो भी करते हैं सफलता ही निकलता है और खुशी-खुशी ही रहते हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारे परिवार और हमारे कार्यस्थल के निकट संबंधी सब लोग। तो इस विचार कहाँ से आता है? क्या है? इसके बारे में जानना भी बहुत-बहुत ज़रूरी है। जैसे वेदात्री महर्षि एक बार ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस में भी गए थे। कुंडलिनी योग सिखाने के लिए वो पूरे विश्व की तो भ्रमण करते आ रहे थे। उसी समय एक बार उनको ब्राउन यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ा। तो पूरा उनका जो क्लास सीखने के लिए पहले तो सिर्फ इंडियंस ही भारत से जो गए थे, वही लोग आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ऐसा-ऐसा है, तो फिर कुछ-कुछ लोग आए थे जो यूएस के बाकी अ, रेस से आए हुए हैं। तो स्वामी जी ने उनको एक्सप्लेन किया तो फिर बोले नहीं-नहीं सिर्फ ये हमारे साथ सीमित नहीं रहना चाहिए। हम इस विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को बुलाते हैं, आप एक अच्छा भाषण दीजिएगा। वैसे ही हुआ, आए थे और कौन-कौन थे? सब साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े दिग्गज थे, जो नाम से जाने जाते थे कि ये साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हैं करके। तो उनको स्वामी जी ने चालू किया, ठीक है आप साइकोलॉजी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप लोग बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, मुझे मन क्या है इसको एक सेंटेंस में बताइए मुझे। तो किसी प्रोफ़ेसर के पास कोई आंसर नहीं था। फिर जो बोलना चालू कि नहीं ऐसा पद्धति है, एक बिहेवियर है, ये वो है, ये है, बट किसी को सही रास्ता नहीं मिला था, सही उत्तर दे नहीं पा रहे थे। फिर स्वामी जी आपने पूरा उनको समझाया, फिर वो लोग उठ के बोले, "आपने तो बहुत अच्छे समझाया, बट हम विज्ञान में इसको ले नहीं पाएँगे, क्योंकि विज्ञान में किसी भी चीज़ को मानने के लिए एक एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है। जब तक सबूत के रूप से हम इसको समझा नहीं पाएँगे, आपका जो भी विचार है, वो तत्व के रूप में ही रहेगा। ठीक है? इससे कोई तत्व हो या विज्ञान हो, जो नाम आप देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब मनुष्य उसको समझ लेते हैं और अपने अंदर उसको ले लेते हैं, तो अपने जीवन को काबू में लाते हैं। इसीलिए ये मन के बारे में, विचार के बारे में जानना ज़रूरी है। पहले यही देखिए, मानव, मनुष्य ये कहाँ से आया है? ये आया है मन करके जो शब्द है, उसी वजह से मानव, मनुष्य ये सब आए हैं। तो हमारी मनुष्य हम बोले जाने का मतलब क्या है? क्यों हम बाकी जंतुओं से अलग हैं? क्योंकि हमारे मन से हम सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। यही छठी चेतना जो भी बोलते हैं, उसका परिणाम है। चलिए अभी महर्षि जी का जो मन और विचार कहाँ से आता है, क्या है, उसके तात्पर्य को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले उसको जानने का पहला स्टेप क्या है? हमारा शरीर क्या है? शरीर, ये तो हम जो दिखता है वही हमारा शरीर है। हाँ, बिल्कुल यही हमारा शरीर है। ये कैसे पैदा हुआ? ये तो हमारे माताजी और पिताजी की मिलन की वजह से उनके शरीर से हमारा शरीर पैदा हुआ। हाँ, बिल्कुल। बट कहाँ से पैदा हुआ? फिर उसके बाद कैसे इतना बड़ा हुआ? अब ऐसे बड़े हम कैसे दिख रहे हैं? इसका तात्पर्य क्या है? ये हम सोचेंगे तो हम थोड़ा-सा पंचभूत तत्व को जानने की ज़रूरत पड़ती है। पंचभूत तत्व क्या बोलता है? एक ही है अणु, जो अणु की शक्ति जो स्वगुमाओं से घूमती रहती है। ये कहाँ अच्छा अणु है, स्वगुमाओं से घूमती है। ये कहाँ से आता है? ये भी मूल प्रकृति से ही है। मूल प्रकृति की जो स्वशक्ति है, उसी की वजह से वो खुद घूमना चालू करता है, उसी को अणु बोलते हैं। और हाँ, इधर एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो हम अणु करके तत्वज्ञान में बोलते हैं और अणु करके जो विज्ञान में पढ़ते हैं, वो दोनों एक नहीं है। क्यों? विज्ञान के अणु को हम और भी टुकड़ा-टुकड़ा कर सकते हैं और तत्व ज्ञान के अणु को और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब जाके हम विज्ञान के पुस्तकों वालों को बोल सकते हैं क्या नहीं, नहीं आप ये सब गलत है,
आप विज्ञान में अणु का उपयोग मत करो, नहीं कर सकते। पर हमारे जो पूर्वजों ने लिखा है उस ग्रंथों को जाके सुधर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी अच्छी ढंग से समझाने के लिए जो पूर्वजों ने जो क्लासिक्स में लिखा है उसको हम परमाणु के रूप में मान लेते हैं, ठीक है? और परमाणु क्या है? जो परमाणु परम अणु जो पहला-पहला जो परमेश्वर, परम पूज्य, परम पिता जैसा बोलते हैं, जो इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है, वही परमाणु है। वो परमाणु क्या होता है? परमाणु आपका पहला बदलाव है, जो शून्य से आया हुआ है। तो उस परमाणु की संचालन के रूप से जब बहुत सारे परमाणुएँ एक साथ आ जाती हैं और घूमना चालू करते हैं, उसी को अणु बोलते हैं। और इस अणु जितना स्वगुमाव से घूमते रहता है और जितना निकटतम बाकी अणुओं को रखता है और रिक्त जगह को जितना खाली करता है, उसी हिसाब से एक-एक, एक-एक भूत बनता है। भूत मतलब क्या है? भौतिक चीज़ बस। हमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ-कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं कि हमें उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता है, तो हमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हमेशा दिमाग में रहता है। तो भूत क्या इधर क्या है परिप्रेक्ष्य? ये भूत का मतलब है भौतिक चीज़। तो कौन-सा 5 भौतिक चीज़ है? जो भी चीज़ होती है, उसको विज्ञान में हम क्लासिफ़ाई करते समय बताते समय क्या बताते हैं? एक है सॉलिड। क्या है सॉलिड? सॉलिड का मतलब है जिसका एक वॉल्यूम भी है और एक शेप भी है। दूसरा है आपका लिक्विड। वो क्या होता है? जिसका कोई शेप नहीं है, बल्कि सिर्फ़ वॉल्यूम है। आप पानी को कप में डालेंगे, तो कप के जैसा दिखेगा। उसको आप ग्लास में पोर करेंगे, तो ग्लास जैसे दिखेगा। तो यही है, जो ऐसा कोई स्ट्रक्चर में है, उसको हम लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा क्या है? वायु। वायु क्या है? जिसका कोई शेप भी नहीं है और जिसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है। तो मैटर को जो चीज़ को हम विज्ञान में ऐसी 3 तरह का क्लासिफिकेशन देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, एयर करके। पर तत्वज्ञान में क्या करते हैं, इस वायु को और 3 से करते हैं। जो घनित वायु है, उसको हम अग्नि बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत जो कण है वायु कण और सगुआ के साथ अंदर आते हैं, तो अग्नि की तरह बन जाती है। और अलग क्या है, वो है आपका अणु या परमाणु हम जो बोलते हैं, अणु समझ लीजिएगा इधर, सिर्फ हमारी समझने के लिए। अणु और परमाणु का भेद तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये पांचों चीजों का हम जो बोलते हैं वही है पंचभूत तत्व, जो विज्ञान में पढ़ाया जाता है और तत्व ज्ञान में पढ़ाया जाता है। इस दोनों का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ देखने की तरीका अलग-अलग है। तो हमारा शरीर भी इसी पंचभूत तत्व से बना है, 5 भूतों की वजह से। सिर्फ हमारा शरीर है क्या? नहीं, सभी जीव जंतुओं का शरीर भी इसी 5 भूतों से बना हुआ है। सिर्फ जीव जंतु है क्या? नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, वो चीज इस 5 भूतों में कभी 5 या कभी 4, कभी 3, कभी 2 ऐसा भूतों की मिलाप से ही बनाया हुआ है। तो ब्रह्मांड में जो भी चीज हम देखते हैं, ये पंचभूतों का 1 या 5 या कोई भी तत्वों की मिलाप की वजह से ही बना हुआ है। तो उसी जीव जब उसको हम जीव या अजीव बोलते हैं, तो अजीव में इसको अणु बोलते हैं और उसी अणु को जीव में हम जीव शक्ति बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में इसीलिए आपको समझने के लिए बोलता हूँ, उसको जब हम इनएनिमेट में अजीव में बोलते हैं, उसको फंडामेंटल एनर्जी पार्टिकल। और जब एनिमेट में आता है, हम सेम फंडामेंटल एनर्जी पार्टिकल को लाइफ फोर्स एनर्जी पार्टिकल, जीव शक्ति के रूप में जानते हैं। क्या जीव शक्ति है? यही एनर्जी पार्टिकल है, यही अणु की मिलान है
वो स्वघुमाव के साथ शरीर में हमेशा घूमता रहता है, इसलिए उसको जीव शक्ति, लाइफ फोर्स सर्कुलेशन बोला जाता है। जब तक ये सर्कुलेशन चलती रहेगी तब तक हम जीव हैं। जब ये रुक जाती है, जीव शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, तो हम अजीव बन जाते हैं, मतलब हम इनएनिमेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, शरीर का पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। कैसे? जैसे आप किसी भी मृत शरीर के पास जाते हैं तो आप समझ सकते हैं एक गंदी सा बदबू निकल रहा होगा, या कुछ समय के बाद शरीर से पानी बाहर से आ रहा होगा। तो वो सब से बचा के रखने के लिए हम कूलर में रखते हैं डेड बॉडीज को। तो वो क्या होता है, इवन हड्डियां भी 6 महीने 1 साल में मिट्टी बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा शरीर ये पंचभूत तत्वों से बना हुआ है। जब तक जीव शक्ति हमारे शरीर के अंदर स्वगुमाव से घूमता रहता है, शरीर इस तरीके से काम करता है। और जब जीव शक्ति अपना सर्कुलेशन बंद कर देते हैं, अपना संचालन बंद कर देते हैं, तो हमारा शरीर भी पंचभूत बन जाता है। तो शरीर को पकड़ के इतना मजबूत रखने का काम हमारा जीव शक्ति ही करता रहता है। फिर जीव शक्ति का क्या-क्या कार्य है हमारे शरीर के अंदर? इसका कार्य है पूरा हमारे शरीर को चलाना। एक तो पहला हो गया। और दूसरा, ये जीव शक्ति स्वगुमाव से जब घूमती रहती है, उससे एक लहर निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रिंसिपल करके अंग्रेजी में समझते हैं। इसका क्या है, एक साधारण रूप से मैं उसको तात्पर्य को बता देता हूँ तो समझने में आसान रहेगा। जो भी चीज घूमती रहती है, बाहरी चीजें अंदर की ओर आती हैं, हल्की चीजें बाहर की ओर जाते हैं। जैसे आप मिक्सी डालते हैं, फ्रूट जूसर डालते हैं या ग्राइंडर करते हैं, तो क्या होता है, जब घूमता रहता है तो बाहरी चीजें अंदर की ओर आती रहती हैं, हल्की चीजें बाहर की ओर जाते हैं। उसी तरह जब परमाणु स्वगुमाव से घूमती रहती है, बाहरी चीजें अंदर की ओर आती हैं, हल्की चीजें बाहर की ओर जाते हैं। जब हल्की चीजें बाहर की ओर जाती है, वही लहर के रूप में बाहर जाता है। उसी लहर को हम चुंबकत्व बोलते हैं। ये कहाँ जाता है? जाकर वापस शुद्ध शून्य के साथ मिल जाता है। कांत शक्ति भी बोलते हैं या चुंबकत्व, जो मैग्नेटिज्म को बोलते हैं। यही जब फंडामेंटल एनर्जी पार्टिकल के रूप में अजीव में घूमता रहता है, उसको हम यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ब्रह्मांड चुंबकत्व शक्ति। और हमारे शरीर के अंदर जब होता है, हम उसको बोलते हैं बायोमैग्नेटिज्म, जैविक चुंबकत्व शक्ति। तो ये क्या क्या करता है, ये ही सब कुछ है हमारा। इसी का जो परिणाम है, वही है हमारे सारे पंचेंद्रियों द्वारा जो भी हम महसूस करते हैं वो, और उसको महसूस करने की मन के रूप में जो भी कार्यरत है, वो भी यही चुंबकत्व शक्ति है। तो ये कहाँ से आता है? हमारे जीव अणु, जीव कणु जो शरीर के अंदर घूमते रहते हैं, उससे जो लहर निकलता है, वही लहर चुंबकत्व है। और वही हमारे पंचेंद्रियों से बाहर निकलता है। और उस जो भी पंचेंद्रियों से हम उसको महसूस करते हैं, उसको भी मन के रूप में परिवर्तित करते रहता है। बस अब समझ में आ गया। तो इसके बाद मन का दो कार्य बोला जाता है। क्या है? जो भी हम महसूस करते हैं, उसको हमारे बीज केंद्र में रिकॉर्ड के रूप में सबको केंद्रित करके रखना। और जब भी हम चाहते हैं, उधर से रिकॉर्ड को रिट्राइव करके देना। ये जब रिट्राइवल प्रोसेस है, उसी को हम विचार कहते हैं। बस ठीक है। तो विचार कहाँ से आया? हमारे जेनेटिक सेंटर से। यही चुंबकत्व शक्ति ही
जब प्रोजेक्ट होती है वो विचार के रूप में आता है। ये विज्ञान है या तत्वज्ञान है? सब समझ सकते हैं कि ये विज्ञान है, तत्वज्ञान नहीं है। फिर भी आजकल के विज्ञानियों को हम सबूत के साथ दिखाने के चक्कर में अभी भी विज्ञान और तत्वज्ञान के बीच में ये भेद हमेशा रहेगा। बट जब हमारे बच्चे लोग जो हमसे समझ सकते हैं अच्छी तरह से, हमसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी सही समय से ये सब समझकर, अभ्यास कर आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरे विज्ञानियों को समझा सकते हैं। वो दिन काफ़ी दूर नहीं है, जब हमारे जैसे मनोविकास कला के योगियों इसको आगे लेते हैं। अब समझ में आ गया? तो विचार क्या है? विचार एक बायोमैग्नेटिक आउटपुट है। वो क्या है? माइंड का प्रोजेक्शन है। माइंड क्या है? लाइफ फोर्स सर्कुलेशन ही माइंड है, जब वो लहर बाहर निकलता है। जब ये पूरा समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं कि कैसे हम इसको काबू में रख सकें, कैसे हमारे जीवन को आगे लेके जा सकें। इसमें बहुत-बहुत बड़ी चीज़ें हमें सबको याद रखना होगा कि मन में जो ये विचार निकलती है, क्योंकि जब भी एक विचार भी हमारे अंदर आ जाता है, वो सिर्फ़ हमसे रुकता नहीं है। क्यों? जब एक विचार निकलती है, वो सीधा जाके बीज केंद्र में भी पकड़ लेता है और बैठ जाता है। सिर्फ़ हमारे बीज केंद्र में नहीं, बाहर ब्रह्मांड में भी जाके उधर रजिस्टर कर देता है। तो क्या होगा? जब-जब हमारा मन खाली बैठेगा या उस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, तो ये सब विचारें वापस आते रहेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। हम तो सोचते हैं कि अरे चलो हम तो सिर्फ मन में बोलते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैंने जाके थोड़ी उसको कुछ हानि पहुँचाया, उसको थोड़ी गाली दिया, उसको थोड़ी जो मारा, ये तो सिर्फ मेरे मन की बात है, वो कौन जान सकता है? ये ऐसा गलती कभी भी मत कीजिए। क्योंकि एक बार एक विचार को आप मन के अंदर आने दिया, तो बार-बार वो विचार आता रहेगा और आपको उस कार्य के रूप में आपको धक्का देता रहेगा और वो काम आप कर डालेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम बहुत जगह चल रही है, तो इसलिए अच्छी खासी रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चा आता है, वो खेल रहा है, कुछ शोर मचा रहा है, तो हम बोलते हैं, "तू भाग जा, इधर से बाहर जा, मुझे तो बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बहुत ज़रूरी बात मैं कर रहा हूँ, तुम आके मेरी विचार को डाइवर्ट मत करो।" फिर वो सुनता नहीं है, वो ऐसे ही खेलता रहता है, तो हम बोलते हैं, "तुम इधर से नहीं जाओ तो मैं आके थड़ से एक थप्पड़ दूँगा, कान के नीचे बजा दूँगा।" ऐसा हम बोल देते हैं। हम हमारी ये तो इंटेंशन नहीं है कि उसको जाके मारना, है ना? बट फिर भी हम उस समय पे मनोवेश की वजह से हम इस गुस्से में वो बोल देते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे विचार हमारे शरीर से निकलती है, हमारे मन से जो आती है, वो हमारे अंदर भी रजिस्टर हो जाता है और ब्रह्मांड में भी जाके रजिस्टर हो जाता है। और जब तक कोई आके आपके बच्चे को कान के नीचे जब नहीं मारेगा, तब तक ये लहर ऐसा ही ब्रह्मांड में रहेगा। तो अगर वो बच्चा आपका मार खाता है, तो इसका वजह कौन है? आप हैं। ऐसा बहुत सारे चीज़ें हमारे जीवन में हो रही है, जिसका वजह हम हैं, हमें समझ में भी नहीं आता, हाँ, अरे ये तो मेरी गलती थी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वही चीज़ हमें जानना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो मन कहाँ से आता है? पहला जो हम पंच
जिए समृद्ध वर्ल्ड का बड़ा मॉडल। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, कुछ तो तकनीकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। सो सिर्फ हम जो पंचेंद्रियन से जो हम समझते हैं वही हमारे विचार के रूप में मन के अंदर बैठ जाता है, और जब हम उसके वापस उसके बारे में याद करते हैं विचार के रूप में आता है। इसके लिए बहुत बड़ी उदाहरण है, ये हमेशा हम लोग जो आत्मविश्लेषण की क्लासेस होती हैं, आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन में, उसको बताते हैं। एक कपल थे, ये एक साइंटिफिक जर्नल में रिसर्च पब्लिश हुआ था, उसी को कोट करके हम ये क्लासिक केस देते हैं। वो था, एक कपल थे, दोनों यूएस के वाइट कपल थे। उनको एक बच्चा हुआ था, वो थोड़ा काला रंग के साथ पैदा हुआ। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया। उसने बोल दिया हस्बैंड ने, ये तो मेरी बच्चा हो ही नहीं सकता, कैसे ऐसा हो सकता है, हम दोनों वाइट हैं, कैसे हमारी काले शरीर के बच्चे पैदा हो सकता है। तो वाइफ ने तो बोला आई डोंट नो। फिर ये लोग कोर्ट के पास डाइवर्स के लिए पहुंच गए। तो जूरी के पास गया, तो जज ने बोला कि भाई ये क्या है इशू, तो वो बोले कि नहीं नहीं है। फिर उस टाइम पे ये बहुत पुरानी है, इवन स्वामी जी ने भी एक इंट्रोस्पेक्शन में इसको कोट किए हैं। तो उस टाइम पे शायद डीएनए टेस्ट वगैरह होते नहीं होंगे, मुझे लगता है जैसे। तो बट फिर भी बाकी जो टेस्ट है उसमें से भी उनको कोई ऐसा कोई गलत चीज़ तो नहीं मिला। तो फिर जज ने बोला चलो, ये तो आप तो इतना स्ट्रांगली बोल रहे हो, बट एक बार मैं आपके घर आके देखता हूँ। तो आए, तो उनके घर में बेडरूम में एक बड़ा मोहम्मद अली का पोस्टर लगा था। मोहम्मद अली उस टाइम पे बड़ा मशहूर बॉक्सर थे। तो उनकी पोस्टर लगा, तो फिर जज ने पूछा उस लेडी से कि तुम इसको इधर क्यों रखे हो? हाँ, नो, आई एम द बिग फैन ऑफ बॉक्सर मोहम्मद अली, तो इसलिए मैं इधर रखा हूँ। तो फिर मैं बोला कब से तुम ये पोस्टर इधर रखे हो? तो उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत सालों से है, फिर भी जब मैं रोज उठता हूँ तो मोहम्मद अली को देख के उठता हूँ, सोता हूँ तो भी मोहम्मद अली को देख के सोता हूँ। फिर ही उन्होंने आगे उसको बढ़ाया, फिर वो मेडिकल जर्नल पे एक एविडेंस हुआ कि हाँ हाँ, ये ऐसा है कि जो विचार हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, उसकी वजह से जो अपने अंदर बच्चा है वो भी उसी तरह बनने की हमारी इच्छा के अनुसार बच्चा बन जाते हैं। तब इसी ये जो है ये सिर्फ ऐसा सुन के हंस के छोड़ने वाला तत्व नहीं है। अगर आप और ढंग से सोचेंगे तब हमें पता चलेगा क्यों हमारे पूर्वजों ने घर में बहुत अच्छे-अच्छे तस्वीरें रखा और पूजा विधियाँ वगैरह संभाला। क्यों? जब आप देखते हैं जैसे सरस्वती जी या लक्ष्मी जी, वैसा सब शिल्पों को या इमेजों को क्या लगता है, मन, हमारा मन भी उसी तरह बदलता है। इसीलिए हमें भी उसका जो ऐश्वर्य है, जैसे लक्ष्मी जी को देखते हैं तो क्या लगता है? पूरा आपको सोने का सिक्का, ऐसे हाथ से पूरा सोना गिर रहा होगा और बाकी सब ऐसा चमक रहा होगा, देखते ही हमें एक माहौल आ जाएगा, राइट? वही को उसी चीज़ छवि को हम जब बार-बार देखते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही परिवर्तित हो जाता है और हमें भी उतना ही ऐश्वर्य मिलने की आशा हो जाती है और बदल भी जाता है। इसीलिए तो इस तत्व को ही हम उद्भेदन विधि बोलते हैं। जो आप समझ मतलब कई सारे अपने गुरु वंदना में एक बहुत बड़ी गुरु मतलब बहुत ही मशहूर गुरु वंदना है, जो है जिस चीज़ को काम या गुण को जिस जीव को कोई बार-बार सोचे, उस चीज़ की गुण सोचने वाले का तन और मन में परिवर्तन होगा। यह बदलाव उद्भेदन विधि है। तो जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। तो सिर्फ ये मोहम्मद अली और ये अच्छी बच्ची की नहीं है, सिर्फ हम हमारी रोजमर्रा के काम के भी ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्या करना है, हमें बहुत सोच समझ कर अपने विचारों को अपने काबू में रखना होगा। तो हमारे अंदर जो हमारे मन चल रही है, विचार जो चल रहे हैं उसको बाहर वाला कोई सोच देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। हमारे अंदर के विचार का गार्ड कौन है? हम ही हैं। पुलिस कौन है? हम ही हैं। जज कौन है? ये सही या गलत बोलने का? वो भी हम ही हैं। इसलिए हमें ध्यान से ये चीज़ों को काबू में रखना चाहिए। वेदांतरी महर्षि के जीवन में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं,
एक दो उदाहरण देखते हैं तो हमें इस तत्व का और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक है स्वामी जी का, स्वामी जी और उनके भाई, छोटे भाई, उस टाइम पे परिवार तो गुड़वांजेरी में था, पर चेन्नई में आके दूध वगैरह बाकी सब बेचते थे और जाते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको एग्मोर स्टेशन से उनका जो ट्रेन पे जाते थे, एग्मोर टू गुड़वांजेरी, उस टाइम पे वो ट्रेन चल रही थी और कोई ज़्यादा से ट्रांसपोर्टेशन उस समय नहीं था। तो उनको था सौकारपेट से एग्मोर स्टेशन पहुँचने का था। तब उन्होंने बोला, वो छोटे भाई ने उनको बोला, ऐसा आज तो हम लेट हो जाएँगे, आज अगर हम लोग ये लेट ट्रेन को मिस कर देंगे, तो फिर हमें स्टेशन पे ही रुकना पड़ेगा, आज हम कुछ नहीं कर सकते। समझ बोला, नहीं, नहीं, ऐसा तुम ये मत बोलो, हम बहुत मजबूत विचार लेते हैं कि ट्रेन हमारे लिए रुकेगा और हम ट्रेन पकड़ के जाएँगे। नहीं, अभी देखिए अब 8:30 बजे का ट्रेन है, अभी 10 मिनट ही है, हम कहाँ सौकारपेट से एग्मोर इतने समय पे पहुँच सकते हैं। नहीं, नहीं, तुम इतना सोचो मत, देखते हैं। फिर इनका जल्दी-जल्दी से काम निपटा के वो एग्मोर स्टेशन पहुँच गए 8:45 के आस-पास को। तो ट्रेन तो 8:30 बजे निकलने वाला था, बट फिर भी प्लेटफ़ॉर्म में खड़ा था। तो इन्होंने तो ये हो गया, अरे ये कैसा हो गया? फिर ये ट्रेन पे चढ़ गए, फिर जो पास में थे उनको पूछ रहे थे कि भैया क्या हुआ? क्यों ट्रेन समय से नहीं निकला? तो उन्होंने बोला कि देखिए ट्रेन तो सब ठीक था, वो निकलने के समय पे था और इवन वो स्टेशन मास्टर ने सिग्नल भी दे दिया था, हरे रंग का झंडा भी दिखा दिया। फिर सडनली पता नहीं कुछ तकनीकी समस्या हो गया, ट्रेन निकला नहीं और रुक गया। तो फिर अभी ठीक ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है और 1-2 मिनट में अभी निकल जाएगा और उसी हिसाब से 1-2 मिनट में निकल गया। पर स्वामी जी ने देखा, बहुत लोग बहुत दुखी थे। क्यों? जब कई सारे लोगों को इस ट्रेन उस समय पे पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद दूसरा बस या गाड़ी पकड़ के उनको और गाँवों वगैरह जाना था। अगर ट्रेन लेट होने की वजह से वो सब नहीं कर पाए, तो जहाँ-जहाँ रुकना था उसी स्टेशन पे रुकना पड़ा। इतनी तकलीफ़ें देख के हर एक आदमी अपना-अपना कहानी बोल के बहुत दुखी था। फिर स्वामी जी ने ये तय कर लिया कि आगे से कभी भी मैं अपनी भलाई के लिए मेरी विचार की शक्ति का उपयोग नहीं करूँगा। जो भी मैं विचार की शक्ति का उपयोग करूँगा, वो विश्व के लिए होगा, विश्व हित के लिए, विश्व कामना के लिए होगा, पर मेरे लिए स्वलाभ के लिए नहीं होगा, स्वार्थी नहीं करूँगा। ये स्वामी जी ने उस समय विचार की शक्ति को समझकर ये तय किया था। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बहुत रुचिपूर्वक हिस्सा भी है जो स्टोरी ऑफ माय लाइफ यानी द வாழ்க்கை விளக்கம் வேதாத்ரி महर्षि की जो पुस्तक पढ़े हैं, उनको ये कहानियाँ समझ में आया होगा। फिर भी मैं वापस एक बार बता देता हूँ क्योंकि ये कहानी भी इधर बोलना बहुत ज़रूरी है। जब स्वामी जी वेदात्री महर्षि उस टाइम पे सबको ये सब दीक्षाएँ दे रहे थे और ये तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे थे, तब एक था 19 आई थिंक 62 टाइप्स लगता है, नेहरू जी का जो हम उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको यूनाइटेड नेशंस पे एक भाषण देने का था। तो महर्षि ने वो उनको जब जैसे अपने जो भी डिसिपल्स हैं, शिष्य हैं, वो उनको बोल रहे थे कि देखिए विचार का इतना स्ट्रॉन्ग है, अब हम इसको साबित करने के लिए अब नेहरू जी जो यूएन में भाषण देने वाले हैं, क्या होगा करके मैं आपको बताता हूँ करके उन्होंने एक नोटिस टाइप ऐसे-ऐसे चीज़ें लिखा था और उसको प्रिंट लेके पहले ही सर्कुलेट कर दिया था। कब? नेहरू जी का यूएन में भाषण करने के 2 दिन पहले ये सर्कुलेट हो गया। फिर उस दिन आया जब नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस पे अपना भाषण दे रहे थे और उसमें जो-जो सेंटेंस वेदांतरी महर्षि ने ये नोटिस में पब्लिश किया था, वो सेंटेंस, वो जो वर्ड्स है, वो जो टेक्निकल टर्म्स है, उस टर्म्स को यूज़ करते हुए नेहरू जी उधर भाषण दे रहे थे। ये कितना बड़ा ये है। तो फिर स्वामी जी ने बताया यही है विचार का महत्व। जो ये विचार के लिए जब मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ आना चाहिए, तब उन्होंने उधर मतलब नेहरू जी उसी हिसाब से उधर यूनाइटेड नेशंस पे भाषण दिए थे।
ऐसा ही है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं जो स्वामी जी के जीवन चरित्र में हुआ है। और इतना ही नहीं, और एक भी मैं छोटा-सा बोल के जल्दी हमारा समय भी जा रहा है, जल्दी हमें इसको आगे लेके जाना है। एक तो बहुत बड़ी है, इसको भी मैं अगर शेयर नहीं करूँगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा। जब स्वामी जी वेदात्री महर्षि जब बहुत मतलब धनवान थे, उनका कहानी तो सब जानते ही होंगे, गरीबी परिवार में उनका पैदा हुआ था। फिर एक समय पे इतना धनवान हो गए थे कि 2 कार रखे थे, एक कार अपने काम के लिए, दूसरा कार उस गाँव के बाकी जनों की देखभाल करने के लिए। अगर उस गाँव में किसी का डिलीवरी होना है या किसी को बहुत सिक हो गया हॉस्पिटल लेके जाना है, इसके लिए एक कार छोड़ दिए थे। वैसे थे, राइट? 2 गाँव सिर्फ़ इनकी मेहनत के ऊपर निर्भर था, जब टेक्सटाइल बिज़नेस में ये कर रहे थे। तब भी मतलब ऐसा नहीं कि जब मैं गरीब ही था, जब धनवान था, तब भी उन्होंने बोला, "जब एक अच्छा मौका आएगा, तो मैं पूरी जायदाद को मैं पूरा विश्व को वापस दे दूँगा और सिर्फ़ विश्व हित के लिए ही मैं काम करूँगा। तब मेरा मुस्कुराहट ही मेरी संपत्ति रहेगी।" और ऐसे ही हुआ था। जब इतना धनवान थे, सब कुछ एक-एक, एक-एक करके उनसे छोड़ते गया और जब विश्व समुदाय सेवा संघ उन्होंने स्थापित किया, कुछ नहीं था। सिर्फ़ मेरा जीवन, मेरा विचार विश्व के लिए ही है। मुझे और कोई संपत्ति नहीं चाहिए करके उन्होंने जितना संकल्प लिया था दृढ़ संकल्प, वैसा ही हुआ था। और ये सिर्फ़ स्वामी जी के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है। हमें भी ऐसे ही संकल्प बहुत ज़रूरी लेना है। इसीलिए ध्यान के बाद जब भी हम संकल्प लेते हैं ना, हमें अच्छी सेहत चाहिए, दीर्घायु चाहिए, समृद्धि चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। ये सिर्फ़ शब्द नहीं है, आप अपने विचार को एकत्रित करके आप जैसे बनना चाहते हैं वैसा महसूस करके देखिए। अगर आपकी मन की डेफ़िनेशन में कि अच्छी सेहत मतलब आप अपना पूरा आरोग्य को देखते हुए वो संकल्प दीजिए। अच्छा धन चाहिए तो आप सोचिए अभी इतना बड़े घर में होऊँगा मैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ होगी मेरे लिए, इतने बड़ा ये होगा, वैसा आप पूरा महसूस करके देखिए क्योंकि आपके विचार में जो भी आता है सब कुछ असल बनने वाला है। सिर्फ़ इस जन्म में या 10 जन्म के बाद। इसलिए ध्यान से हमें जो संकल्प करना है, उस संकल्प को चुनना भी चाहिए और उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, तो जो हम सोचते हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है विचारों का हम काबू में रहना। ये ऐसा तत्व तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ, विचार प्रकृति का मतलब अत्यंत चीज़ है, विचार जीवन का शिल्पी है। हाँ, बिल्कुल वो तो है, बट सिर्फ स्वामी जी इसके साथ नहीं रुके। कैसे उसको हमें लाभान्वित कर सकते हैं, उसका भी सूक्ष्म उन्होंने बता दिया। वही हमारी आत्मनिरीक्षण का पहला पाठ्यक्रम है, विचारों का विश्लेषण। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी विचारें आती हैं, उसका वजह ढूँढते हैं। पहला वजह क्या है? ज़रूरत। क्यों? जैसे अभी डिनर का टाइम हो गया, बहुत लोग भूखे होंगे तो उसी खाना के रूप में जल्दी सा देख लेते हैं एक-एक बार। क्यों? हमें भूख लगती होगी। दोपहर लंच शायद किसी ने 1 बजे किया होगा, कोई 2 बजे किया होगा, अब रात को 8:30 बज गया तो हाँ, तो अभी तो चूहे आपके पेट में इधर-उधर दौड़ रहे होंगे। हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए अब मुझे खाना चाहिए, ये है ज़रूरत। दूसरा क्या है? हमारा आदत। आप 5 बजे चलो आज शनिवार है, मुझ काम था, मैं वो सब के खत्म करके अभी 5 बजे ही मैंने लंच किया। फिर भी 8 बजे हो गया, मैं तो रोज़ 8 बजे डिनर करने वाला आदमी हूँ। मुझे इसलिए मतलब नहीं कि मैंने 2 बजे लंच किया या 5 बजे लंच किया। अब तो 8 बज गया, मुझे डिनर चाहिए मेरी टेबल पे। बस ये है आदत की वजह से जो चीज़ हमारे विचार आते हैं। तीसरा है हमारे बाकी जो अपने निकटतम के वजह से, जैसे हम क्या बोलते हैं वातावरण की वजह से जो आता है। क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं से सरवण भवन। सरवण भवन होटल तो पूरी दुनिया में सभी जगह पे आजकल आ गया। उनका वो फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत मशहूर है। तो जब भी हम उस सरवण भवन होटल के पास जाते हैं, अरे यार! ये तो एक कॉफ़ी लेके एक पी के जाते हैं, बहुत दिन हो गया। तो अंदर क्यों? सरवण भवन का फ़ोटो देखते हैं, बहुत लोग कॉफ़ी पीते हुए देखते हैं, अंदर आप घुस जाते हैं। फिर घुसने के बाद आप चुप रहते हैं और सरवण भवन का वड़ा भी बहुत मशहूर है। चलो एक
सिर्फ कॉफी कैसे पीते हैं, एक उसके साथ एक वड़ा भी पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो वड़ा के साथ काफ़ी हो गया। उस समय कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आदत नहीं है, फिर भी वातावरण की वजह से आप ये विचार आपके मन में आ जाता है और आप कर डालते हैं। और चौथा क्या है? दूसरों से प्रेरित चीज़। वो क्या होता है? वो ऐसा होता है जैसे आपका कोई ज़रूरत भी नहीं है और आपका कोई आदत भी नहीं है, फिर भी आप उसमें करके बैठते हैं। जैसे एक स्वामी जी तो बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं कि किसी आदमी ने बाज़ार में जा रहा था, कोई उधर बैठ के आम बेच रहा था, तो उसने बोला कि भैया आम ले लो। तो इसने तो बोला नहीं ठीक है। फिर वो जब पास में आते गया, वो आम ले लिया। फिर आम लेके जब वो थोड़ा और दूर गया, फिर उसके दिमाग में आया, अरे! अरे! मैंने ये आम क्यों लिया? मुझे तो आम की आज ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि परिवार भी छुट्टी की वजह से मेरे बीवी भी मायके चली गई, तो अब तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर भी मैंने क्यों लिया? ऐसे सब विचारें क्यों आती हैं? क्यों आती हैं? क्योंकि जब दूसरा आदमी है, वो आम लेते हुए देख रहा है कि ये आदमी आ रहा है, ये मुझसे आम खरीदना है, ये मुझसे आम खरीदना है, ये मुझसे आम खरीदना है। जैसा जब लहर निकालता रहता है, अगर उसका मज़बूत है और हमारा तरल है, तो हम उसे आम लेके बैठ जाते हैं। हमें प जब फिर हमें बेचने के बाद वो जब दूसरे के बारे में देखता है, तब हमें ये हो जाता है कि तब हम वापस अपने विचारों के अंदर आ जाते हैं। तब हमें लगता है कि अरे! हमने तो ये गलत कर दिया था, हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से आपको हटा दिया और किसी को देखना चालू कर दिया कि ये मुझसे आम ले, ये मुझसे आम ले। तब हम अपनी खुद की मन की विचारों के अंदर आते हैं, तब हमें लगता है कि अरे रे! मैंने गलती कर डाला। ये सिर्फ़ आम जो उस दिन बाज़ार में लिया था उसके लिए नहीं है, हम सबको है। आज भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट जितनी भी ऐप्स आते हैं, हम तो ऐसा स्वाइप करते खरीदते जाते हैं, है ना? पर जा कि आप खुद देख लीजिए पर जैसे आप जेंट्स हो या लेडीज़ हो तो आपके पास इतना हैंडबैग हो या जीन्स शूज़ हो या चप्पल्स हो, जो एक चीज़ है कि आप अरे खरीदने के बाद आपको लगा कि मैंने ये क्यों खरीदा था? मेरे पास ऐसा एक डिज़ाइन है। ऐसे जेंट्स को भी ड्रेस हो या पेन हो या पेंसिल हो, ये इमैटेरियल है कि लाइक हम लोग किसी भी समय गलत कर डालते हैं क्योंकि बाकी लोगों का विचार भी हमें प्रेरित करता है और उसकी वजह से भी हम ये गलत करते हैं। इसके अलावा और जो है एक तो पैतृक जो बोलते हैं, जो हमारे माताजी, पिताजी और पूर्वजों से जो उनकी विचार है, जो वो कार्य में नहीं बदल पाया था, उसको हम कर डाल देते हैं। और छठा है दैविक शक्ति बेसिकली बहुत सारे जैसे गाँव में रहते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ, इधर एक पुस्तकालय आएगा तो हमारे बच्चों के लिए पढ़ने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा, ऐसा करके सोचते हैं। सपोज़ हमें लगता है कि चलो यार हमारे पास बहुत पुस्तकें हैं और ये एक अच्छा कार्य इस बार का करना है, चलें एक पुस्तकालय हम हमारे गाँव में लगा देते हैं। ऐसा जब ये विचार आने का क्या मतलब था? आपका तो ज़रूरत भी नहीं है, आपका आदत भी नहीं है, आपका कोई वातावरण भी नहीं है और बाकी सोच भी नहीं रहा है। क्यों आप करते हैं? ये ऐसा ही दैविक शक्ति जो गाँव के सब लोग विचार करते हैं, तो उनकी विचार को पूर्ति करने के लिए आपके मन में ये विचार आया और आपने इसको कर डाले थे। ऐसा ही हमारे अंदर का विचार है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं अभी, हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर के विचार आते हैं, ये किस वजह से आते हैं। उसके बाद इसका मूल्यांकन करना चाहिए। ये सही विचार है या गलत विचार है। इस विचार को मैं अंदर पकड़ के रखूँगा तो मुझे आगे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर ये फ़ायदा होगा मुझे भी और मेरे जो सब बाकी लोगों के लिए भी अगर ये फ़ायदा ही होता है, तो इस विचार को मैं अपने पास और मज़बूत बना के रखूँगा। अगर वो फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, तो मैं इस विचार को इस वजह से मैं नहीं करूँगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्म-विश्लेषण में यही तो क्लाइमैक्स है कि जब कोई हम आत्म-विश्लेषण लिखते हैं और पकड़ लेते हैं कि हाँ, ये गलत विचार है, इसको मैं आगे नहीं आने दूँगा। क्यों नहीं आने दूँगा?
इसकी वजह से इतना हानि पहुंचती है, इसलिए मुझे जरूरी है कि इसको मुझे आगे नहीं आना चाहिए। जब ऐसी चीजें आती हैं तब हम उसको वापस उस विचार को अंदर आने नहीं देते हैं। तो ऐसा ही जब हम ऐसा संकल्प ले लेते हैं, तो जब भी वो विचार वापस हमारे मन में आता है, तो हमें साथ में ये वाला विचार भी आएगा कि हाँ, मैंने आत्मविश्लेषण किया था, उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं ये विचार आने नहीं दूँगा। इसके लिए स्वामी जी एक अच्छा उदाहरण भी देते हैं। समय हो रहा है, सिर्फ़ और 5 मिनट दे दीजिए, मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ उसको। एक था उसको लग रहा था कि उसके पेट में हमेशा दर्द है। तो उसने वैद्य के पास गया, देखिए मुझे कोई दवा दीजिए, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य ने उसका पूरा छानबीन किया और बोला कि नहीं-नहीं तुम्हारा तो कोई दर्द-वर्द नहीं है, सब ठीक है, तो चले जाओ। नहीं, मुझे तो कुछ दर्द है, आप इसको ठीक करो। तो फिर उसने बोला चलो मैं एक दवाई देता हूँ। एक बॉटल दिया, उसमें एक बंदर की छवि का फ़ोटो उसमें चिपका दिया। और उसमें दवाई तरफ कुछ पानी की जैसा कुछ डाला और उसको उसने दे दिया, भाई देख लो ये तुम्हारी दवाई है। पर इसमें एक शर्त है कि जब भी तुम ये दवा पियोगे, तब तुम्हें बंदर की याद नहीं करना चाहिए। तो जब तुम तभी इस दवा की पूरा महत्व तुम्हें मिलेगा। तो उसने बोला ठीक है, ये तो बहुत आसान चीज़ है, उसने उठा के लेके चला गया और जब अपने घर पे रखा, जब भी उसको लेने जाता है उसके ऊपर तो अच्छा बंदर का स्टिकर लगा हुआ है, बंदर का याद ही आता है। वैद्य ने बोला नहीं, तुम तो ये दवाई पीते समय बंदर को नहीं याद करना चाहिए, तुम कहाँ क्या करोगे? तो फिर उसने ऐसा ही रख दिया। ऐसा 2 दिन ऐसा ही बीत गया, फिर तीसरा दिन वो खुद वैद्य के पास पहुँचा और बोला वो आने के बाद ही वैद्य ने देखा तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो गया? तो उसने बोला मेरा पेट का दर्द तो ठीक हो गया, बट मेरा दिमाग का दर्द बढ़ गया। तो उसने बोला वैद्य ने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला देखो, आपने तो बंदर का स्टिकर लगा के दवाई दे दिया और बोला कि ये जब भी ये दवाई मुझे लेना है, मुझे बंदर की याद नहीं करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो वही उसने बोला तुम्हारे अंदर कोई दर्द भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। ये सिर्फ़ वो नहीं है, हमारी शरीर के जो भी हम आत्म-विश्लेषण करते हैं, तब भी ऐसे बंदरों को हम पकड़ के रख सकते हैं कि ये विचार मुझे आएगा आगे, तो मुझे ये हानि पहुँचाएगी या मेरे परिवार को ये हानि पहुँचाएगी, इसलिए इस विचार को मैं और एक बार आगे आने नहीं दूँगा। जब ऐसा बंदर को हम बाँध के रख लेते हैं, जब भी एक बुरी विचार आती है, हम इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे और रोक देंगे। तो ऐसी ही तत्व है, एक-एक चीज़ जो वेदात्री महर्षि ने हमें आत्मविश्लेषण में समझाया। तो अभी हमें करना क्या है? सिंपल है, हम विचार के महत्व को, विचार की शक्ति को समझ लेनी चाहिए, उसको आदर देना चाहिए, जो आदर उसके लिए काबिल है और हमें जो चाहिए उसको पाने के लिए हमारे संकल्प और विचार को मजबूत रख लेना चाहिए ताकि हम उसको पा सकें। क्योंकि जो भी विचार आता है, सब कुछ प्रकृति हमारे लिए करा देता है। क्यों? हम भी उसी प्रकृति के अंग हैं। इसलिए जो ये अंग माँगता है, उसको पूरा करना प्रकृति का नियम है, उसका कर्तव्य है, उसका काम है। तो हम क्या करना है? सोच समझ कर माँगना चाहिए। तो कैसे माँगना चाहिए? अगर आपको धन चाहिए तो क्या मैं आराम से ऐश के साथ रहूँ उसके लिए नहीं चाहिए। मुझे धन चाहिए विश्व समुदाय सेवा संघ की विधियों को पूरा दुनिया में पहुँचाना है। हर एक गाँव-गाँव में एक ज्ञान मंदिर बनवाना है, उसको दान करने के लिए मुझे धन चाहिए। ऐसा आप विचार रखिए, तो क्या होगा? बहुत धन आपका बढ़ेगा। क्यों? ये तो अच्छी विचार है, आपका भी संपत्ति बढ़ेगी, आप भी विश्व के लिए देंगे। ऐसे चुन-चुन कर, सोच समझ कर आप अपने विचार का उपयोग कीजिए और जीवन में सब कुछ पाइए। क्यों? विचार ही जीवन का शिल्पी है, जो आप सोचते हैं, वो आप पाते हैं। इसलिए ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे, वेदात्री महर्षि के तत्वों को बार-बार पढ़कर हर एक चीज़ को करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोगों को मिलते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्म-विश्लेषण, आत्म-निरीक्षण,
लोगों का थोड़ा रुचि कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। आपको आध्यात्मिक तरीके में आगे बढ़ना है तो बहुत जरूरी है आत्मविश्लेषण भी करना। उसमें भी टॉप है हमारे विचारों का विश्लेषण। उसको करके जीवन में सभी सफलता हम पाए, उसके लिए दिव्य शक्ति और गुरु की आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। इसके साथ मैं इस विचार को अभी समाप्त करता हूँ। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए संसार। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सुंदर ढंग से प्रवचन देने हेतु हम श्रीमान नरेश बाबू जी की ओर श्रीमान नरेश बाबू जी को अपनी ओर से, ये सत्संग की ओर से आभार प्रकट करते हैं। विचार, सच में विचार मनुष्य का जनक है, विचार मनुष्य का रक्षक है, विचार मनुष्य का सर्जक है, विचार ही मनुष्य की शोभा बढ़ा देता है, विचार ही मनुष्य को बाधित, पीड़ित, दुखित भी कर देता है। इसे सुंदर ढंग से कई सारे उदाहरणों के साथ, यानी दैनिक जीवन में जो बातें हमारे सामने घटती हैं, इनका उदाहरण लेते हुए नरेश बाबू जी ने इतना प्रयास करके हमारे सम्मुख इसको प्रस्तुत किया है, जिसके लिए पुनः हम उनको धन्यवाद देते हैं। और अगले चरण के रूप में प्रश्नोत्तर सत्र के लिए मंच खुला है। कोई प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने जूम ऐप में हाथ बढ़ाएं बटन पर क्लिक करें। प्रश्नोत्तर सत्र शुरू होने से पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। कृपया अपने निकट और प्रियजनों को कायाकल्प योग सीखने और अभ्यास करने हेतु प्रेरित करते रहिएगा निरंतर। कायाकल्प yoga.edu.in वेबसाइट में जाकर या अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी से अपने घर में आप कायाकल्प योग सीख सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अनबोली एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अनबोली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लघु अंशदान पर स्वामी जी के बहुमूल्य प्रवचनों की रिकॉर्डिंग प्राप्त करें। स्काई योगा टीवी, फेसबुक व यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने प्रिय प्राध्यापकों के सारी पुराने प्रवचनों को सहज ही सुन सकते हैं। वेदात्रियम के कर्मयोग सिद्धांत समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान कराने का सुझाव देता है। जैसा कि आप में कुछ लोग जानते हैं, ये दान व्यय नहीं बल्कि निवेश है। आप एक सत्कर्म के रूप में जितना भुगतान करते हैं उससे कई अधिक मात्रा में आपको मिलने वाला है। आपको हम अनबोली ऐप के माध्यम से या अपनी प्राधिकृत वेबसाइट vedatri.edu.in के माध्यम से विश्व समुदाय सेवा केंद्र में दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार दान के लिए धारा 80 जी के तहत छूट उपलब्ध है। कल दान भुगतान किए दाताओं के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अब प्रश्नोत्तर सत्र के लिए समय देते हैं। आप अपने प्रश्नों के साथ आप बढ़ सकते हैं। एक निवेदन है कि आप अपना प्रश्न सीधे रखें और अपना स्थान और अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछिएगा। प्रश्न मंच खुला है। जी समृद्ध, करण जी, आई थिंक हमने बहुत समय ले लिया बात करते करते, शायद इसकी वजह से भी होगा, मे बी हम समाप्त कर सकते हैं। देखते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, 1 मिनट के लिए रुकते हैं सर। जरूर जरूर। जी समझो। इच्छुक व्यक्ति को, हाँ अभी हाथ बढ़ा दिया हमारे रुक्मणी मैडम ने। रुक्मणी मैडम जी को प्लीज कर दिया जाए। नमस्ते। मैं मतलब प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं दुआएं देना चाहता हूँ नरेश जी को। इतने अच्छा सा बेहतरीन जो भाषण दिया है विचार के बारे में, बहुत अच्छा लगा है। मतलब आपकी सेवा इसी तरह बढ़ते रहे, यही चाहती हूँ मैं भी। ये विचार भी मेरा ऐसा ही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद।
आगे कोई प्रवक्ता? दिलीप कुमार जी ने चैट बॉक्स में एक सवाल, चैट बॉक्स में एक प्रश्न पूछा है जी। उनको ना, चैट बॉक्स में दिलीप कुमार जी आप अपना नंबर जो है हमें दे दीजिए। उसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी मिल लीजिएगा। उसमें आपको ये हिंदी संबंधी कार्यक्रम पूरे आपको विवरण आपको मिलते रहेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, 9440344021। अच्छा, इनका नंबर अभी रिकॉर्ड में रहेगा सर? हाँ, हम ले लेंगे सर। हाँ, आप ले लीजिएगा, इनका नंबर ले लीजिएगा, इनको व्हाट्सएप ग्रुप में मिला दीजिएगा ताकि इनको सूचना निरंतर रूप से मिलते रहे वैसे। और आगे प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने श्रोतागणों से। आप दिलीप कुमार पाठक जी आए हैं, उनको अनम्यूट कर दिया जाए सर प्लीज। दिलीप जी हमारी साइड से अनम्यूट हो गया, आप वो भी मिस्टर इसको आ रहा है, वन सेकंड होना, तो दो ऑन कर रखा ना कंप्यूटर पे और इस पर शायद अभी। हाँ ठीक है जी। अच्छा, मेरा प्रश्न है सर कि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ इस संस्था से, इसके पहले मैं और दूसरे संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, तो लेकिन यहाँ पे मैं बंगलोर में रहता हूँ, तो मोस्टली यहाँ पे कन्नड़ या तमिल लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में या इंग्लिश में चलते हैं। और हमने अभी कोर्स किया इनका, 11 दिन का कोर्स था, 12 दिन का फाउंडेशन कोर्स। तो उसके बाद आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि हिंदी में भी लेक्चर सुनने को मिले। और मेरे दोस्त भी स्काई प्रोफेसर है एक, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर हूँ, वो भी एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर, लेकिन वो स्काई में पूरा अपना लाइफ दे दिया उन्होंने। तो मैं उनसे मिलते रहता हूँ बंगलोर में, अनेकल में बहुत बड़ा आश्रम है गुरु जी का, अनेकल बंगलोर में। तो यही मतलब हिंदी वाला और इंग्लिश वाला बार बार सुनने को मिले, इसीलिए मैं सोच रहा था कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि कन्नड़ थोड़ा कम समझ में आता है मुझे। ठीक है जी। ओके, आज आजकल ना रोज शाम को इंग्लिश और इंग्लिश में होता रहता है हमारा जो सत्संग है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अंग्रेजी में होता है, शनिवार को हिंदी में होता है। अंग्रेजी हिंदी दोनों मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा, जैसे आज तो उस फ्रेंड ने मुझे भेज दिया मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं अटेंड कर पाया। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है तो हिंदी वाला इंग्लिश वाला मिलता रहेगा मुझे। जरूर सर, वो हम आपको ऐड करवा देते हैं ताकि आपको मिलता रहे। बाकी कोर्स मटेरियल तो चूंकि मैं कोर्स किया हूँ तो सब मिल गया है। नेक्स्ट कोर्स फिर मैं ज्वाइन करूंगा, और क्या इंट्रोस्पेक्शन कोर्स और फर्दर आगे 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 करके, तो वैसा विचार है। ठीक है सर, धन्यवाद सर जी। हिंदी में भी हमारी पुस्तकें हैं, स्वामी जी की कई सारी, जैसे जीवन की अनमोल शिक्षा करके हिंदी में अनुवाद हुआ है, इसका भी आप पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी आप इस तत्व को समझ सकते हैं जी। अच्छा लगा हिंदी में सुन के, क्योंकि अभी तक मैं कन्नड़ या तमिल में ही सुन रहा था। वाजगे बालमुंडन, उसका आपने क्या हिंदी निकाला, जिए संसार ऐसे करके कुछ। जी जी जी। कन्नड़ में बोलते हैं वालिगे समृद्धि ओंदिगे, क्योंकि साउथ में हैं हम, तो यहाँ पे कन्नड़ और तमिल ही हमेशा सुनने को मिला। जी और हिंदी में भी आपने सुनाया, गुरु का प्रार्थना भी हिंदी में पहला बार मैं सुना, तो कन्नड़ और तमिल में तो बहुत दिन से सुन रहा हूँ। अच्छा, हर एक शनिवार आ जाइए सत्संग में, तो बहुत सारे हमारे प्राध्यापक हैं, आप हर से सुन सकते हैं जी सर। अच्छा, शनिवार को, हर शनिवार को शाम में होता है? हर एक शनिवार को शाम को 7:30 बजे ध्यान और 8 बजे प्रवचन होगा गुरु के। और ध्यान जो कराया ना, वो चूंकि मैं ध्यान पूरा भी समझ में नहीं आया, बीच बीच में चूंकि एक सेंटेंस ही बोल रहे थे, तो ध्यान का अभी मैंने कर तो लिया, आज्ञा चक्र इनिशिएशन भी करा लिया, मूलाधार भी करा लिया, अभी नेक्स्ट सहस्त्रार चक्र या तूर्यम जो बोलते हैं उसका कराना है जी। तो वो धीरे धीरे आ जाएगा सर। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, आपका काफी टाइम ले लिया आगे। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आप कांटेक्ट में रहिए, हम आपको सब बताते हैं जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दिलीप कुमार जी।
आपके वो सुझाव आमंत्रित हैं, वैसे उसके बाद उसको कार्य रूप देने में भी हम प्रयासरत रहेंगे। वैसे आप हमारे साथ जुड़ा रहिएगा, आप अपने सब बहुमूल्य सुझावों से हमें भी समृद्ध करते रहिएगा। आगे कोई प्रश्न पूछने वाले हो तो हम उनके लिए हम अवसर दे सकते हैं, नहीं तो हम सदन को समाप्त करने में हम सब लोगों का अनुमति चाहते हैं। नरेश जी, हाँ जी, संपन्न कर लेते हैं। अच्छा संपन्न कर लेते हैं, ठीक जी है। जी जी, 9 हाँ, बजे हो गया ऑलरेडी। हाँ, जी हम कल आर्यर के ज्ञान मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में ब्यौरा देने के पहले हम सब लोगों से निवेदन है, सब लोग तुर्यावस्था में आ जाइएगा। हम दोनों प्राध्यापकों के लिए अपनी शुभकामनाएं अदा करें। तुर्यावस्था में आ जाइएगा। आज तुर्यादीत ध्यान चलाइए। स्काई प्राध्यापिका श्रीमती धनलक्ष्मी जी हैं समृद्ध, आज अपने सुंदर प्रवचन से सभा को समृद्ध किए। श्रीमान नरेश बाबू जी को जिए समृद्ध, इन दोनों प्राध्यापकों के स्वास्थ्य जिए समृद्ध, इनके प्यारे परिवार जिए समृद्ध, इनकी जीवन संपदा जिए समृद्ध, इनके आध्यात्मिक सेवा जिए समृद्ध, जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध। कल आर्यर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में ब्यौरा देते हुए हमें संतुष्ट का अनुभव होता है। सुबह 6 बजे तमिल में व्यायाम और प्रातः 7 बजे तमिल में नव केंद्र ध्यान, 7:30 बजे अंग्रेजी में नव केंद्र ध्यान और 11 बजे वहाँ एक कल विवाद मंच होने वाला है। कोरोना ने हार कर इस समुदाय को सत्यानाश कर दिया या इसको पुनर्गठित कर दिया। इस शिक्षक के यानी कोरोना ने हार कर इस समुदाय को सत्यानाश कर दिया या इस समुदाय को सुगठित कर दिया है। इस पर एक विवाद मंडप चलने वाला है। विवाद मंच के लिए आप आमंत्रित हैं और शाम को कन्नड़ में कार्यक्रम चलेगा। कल 22 नवंबर है, 7:30 इसी तरह 7:30 बजे कन्नड़ में तुर्यादीत ध्यान और उसके बाद कन्नड़ में प्रवचन होगा डिवाइन कंपनी यानी दैविक संपर्क। इसके बारे में स्काई प्रोफेसर शिव कामेश्वरी जी जो बेंगलोर में रहती हैं वो भाषण देने वाली हैं। उससे भी आप उसमें भी भाग लेकर आप समृद्ध हो जाइएगा और कृपया सभी कार्यक्रमों में अधिक मात्रा में भागीदारी करने का समर्थन करें। दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए आप भी भाग ले लीजिएगा। हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री श्री SKM मैलानंदन महोदय जो हमारे उनके अपने नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इस अच्छे वक्त पर। आशा है आप सबसे पुनः भेंट होगी। जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। जिए संसार जिए समृद्ध।